Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 3 of chapter number 18 body fluids and circulation. Up to the previous session ब्लड के अंदर दिखने वाले ब्लड प्लाज्मा और उसके फॉर्म्ड एलिमेंट WBC, RBC एंड ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स से रिलेटेड हमने डिस्कशन किया था. इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द ब्लड ग्रुपिंग. तो जब भी ब्लड ग्रुप की बात आती है, सो एज यू नो ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स आर डिफर्स इन सर्टेन एस्पेक्ट थ्रू इट अपीयर्स टू बी अ सिमिलर. वैसे कोई भी पर्सन 4 पर्सन ले लो, चारों पर्सन का ब्लड अगर आप निकालो तो आपको अपीयरेंस में तो वो सेम ही दिखेगा, बट उसके अंदर के कंपोनेंट ऐसे सर्टेन एस्पेक्ट्स है, वो सर्टेन एस्पेक्ट्स को अगर आप कंपेयर करो तो चारों पर्सन का ब्लड एक दूसरे से अलग अलग हो सकता है. नाउ over 30 common antigens in humans which allowing each person's blood cells to be classified into different blood group. अब ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसे 30 कॉमन एंटीजेंस प्रेजेंट है. अब सभी पर्सन के अंदर 30 के 30 प्रेजेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर ये 30 कॉमन एंटीजेंस हर एक पर्सन के ब्लड के सेल्स को दूसरे पर्सन के ब्लड के सेल्स से सेपरेट करते हैं. सो ह्यूमन बॉडी के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड्स हैज बीन डन, बट मेन 2 टाइप के ब्लड ग्रुप है वो आपको डिस्कस करने हैं. नंबर 1 इज द ABO ब्लड ग्रुप एंड नंबर 2 इज द RH ब्लड ग्रुप. So 2 such grouping, first one is the ABO and second one is the RH, are widely used all over the world. तो सबसे पहला डिस्कस करते हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग. Now ABO ग्रुपिंग जो है is based on the presence and absence of 2 surface antigen on the RBC. अब ये चलो समझ लो RBC सेल है. RBC सेल की सरफेस के ऊपर 2 एंटीजन, एंटीजन A, एंटीजन B. अब क्वेश्चन ये होता है कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ एंटीजन. सो ऐसा केमिकल दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स. तो ये A और B एंटीजन एक टाइप का केमिकल है जो इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस करवाता है. आरबीसी की सरफेस के ऊपर 2 एंटीजन है, एंटीजन A, एंटीजन B. एंटीजन को आप कैपिटल A स्मॉल g के नाम से भी कभी कभार डिनोट कर सकते हो. ओके, तो आरबीसी की सरफेस के ऊपर हो गए 2 एंटीजन, एंटीजन A, एंटीजन B. Similarly, the plasma of different individuals, चलो ये मैं प्लाज्मा दिखा देता हूं, contains 2 natural body जिसको हम लोग बोल सकते हैं एंटीबॉडी. तो ये एंटीबॉडी को आप शॉर्ट में कैपिटल A स्मॉल b के नाम से डिनोट कर सकते हो. सो हम लोग लिख सकते हैं एंटी A और एंटी B. तो ब्लड प्लाज्मा में 2 एंटीबॉडी है एंटीजन के अगेंस्ट में, और आरबीसी की सरफेस के ऊपर 2 एंटीजन है. तो एंटीबॉडी मतलब क्या? इट्स अ प्रोटीन. आज से दिमाग में डाल लेना, कोई भी एंटीबॉडीज हो नेचर वाइज ऑलवेज क्या होता है? प्रोटीन. क्या करता है? प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन. क्या प्रोड्यूस करता है? इम्यून रिस्पॉन्स. किसको रिस्पॉन्स देने के लिए? एंटीजन को. तो एंटीजन मतलब ऐसा केमिकल जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवाता है, और एंटीबॉडी मतलब ऐसा प्रोटीन जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है. किसको रिस्पॉन्स देने के लिए? एंटीजन्स को. अब 2 एंटीबॉडी और 2 एंटीजन, 4 कंपोनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन A एंड B, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीबॉडी, तो हम लोग लिख सकते हैं एंटी A, एंटी B. in the 4 groups of blood.
तो ब्लड के 4 ग्रुप्स है, ए बी ए बी एंड ओ। तो ये चारों ग्रुप किसके बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं कि ये एंटीजन प्रेजेंस है कि नहीं है, एंटीबॉडी प्रेजेंस है कि नहीं है, उसके हिसाब से ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड ग्रुप जनरली 4 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। तो आपको पूरा टेबल दिख रहा है, ये टेबल की स्टडी एक बार अच्छी तरह से कर लो, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। पहला कॉलम है ब्लड ग्रुप ए बी ए बी एंड ओ। अब पहले बात कर लेते हैं आरबीसी की सरफेस के ऊपर कौन कौन से एंटीजन होंगे। अब अगर ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है एंटीजन होगा ए, बी वाला पर्सन है एंटीजन होगा बी, ए बी वाला पर्सन है एंटीजन होगा ए और बी दोनों, और ओ वाला पर्सन है उसके आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन नहीं होगा। चलो, ये एंटीजन के अगेंस्ट में कौन सी एंटीबॉडी होगी ब्लड प्लाज्मा में। तो अगर ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है, एंटीजन ए है, एंटीबॉडी होगा बी। बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन एंटीजन बी है, एंटीबॉडी होगा ए। अब अगर ऐसे सिचुएशन है कि आरबीसी की सरफेस के ऊपर दोनों एंटीजन है तो ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी अवेलेबल नहीं होगी। एंड ओ, जिसके आरबीसी की सरफेस के ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं है, तो उसके पास दोनों एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी। अब दूसरे दो कॉलम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम, डोनर्स ग्रुप एंड यहां पे लिख सकते हैं रिसीवर्स ग्रुप। तो डोनर्स ग्रुप मतलब क्या, तो कैन रिसीव। तो एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि भाई ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन जो है वो किससे ब्लड रिसीव कर सकता है, तो वो रिसीव कर सकता है एक तो ओ और दूसरा ए। बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन ब्लड किससे रिसीव कर सकता है, बी एंड ओ। ए बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन किससे ब्लड रिसीव कर सकता है, तो वो ए बी एंड ओ सभी से ब्लड ग्रुप, या तो सभी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से वो ब्लड रिसीव कर सकता है। एंड बात करो ओ की, तो ओ खाली ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ही ब्लड रिसीव कर सकता है। ये बात हो गई कैन रिसीव डोनर्स ग्रुप की। रिसीवर्स ग्रुप की बात करो, कैन गिव, किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। अब अगर मैं बोलूं कि भाई ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन अगर ब्लड डोनेट करना चाहे तो किसको कर सकता है, ए एंड ए बी। सेम टू सेम अगर आप बी की बात करो, सो बी डोनेट ब्लड ग्रुप टू दी बी एंड ए बी। ए बी की बात करो तो ए बी खाली ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ही ब्लड डोनेट कर सकता है। एंड ओ, तो ओ सभी को ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है, ए बी एंड ओ। सो ये था एक्चुअल में ए बी ओ ब्लड ग्रुप का क्लासिफिकेशन। सो यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड को जब ट्रांसफर किया जाता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज्ड। अब किसी पर्सन को इंजरी हुई है, ब्लड लॉस हुआ है, तो उसको ब्लड की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि भाई बाजू में कोई भी पर्सन जा रहा है उसकी बॉडी से ब्लड आप यूज कर लो। सो ब्लड ऑफ डोनर हैज टू बी केयरफुली मैच विद द ब्लड ऑफ अ रेसिपिएंट। जिसको जरूरत है उसके ब्लड के साथ वो पर्सन का ब्लड अगर मैच होता है, then and then only we are able to transfer a blood from donor to recipient. So carefully हमें डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड मैच करना है बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम्स ऑफ क्लम्पिंग। आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और अगर आरबीसी डिस्ट्रॉय हो गया देन कंपल्सरी विद इन अ मिनट पर्सन की डेथ हो सकती है। सो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करने से पहले डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप मैच होना बहुत ही जरूरी है। अगर मैच नहीं हुआ देन क्लम्प हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाते हैं और आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और आरबीसी डिस्ट्रॉय होगा, आपको पता है गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, पर्सन का इमीडिएटली डेथ हो सकता है। सो ये टेबल के ऊपर से अब आपको ये तो पता चल गया कि ये जो ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है वो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। सो फ्रॉम द अबोव मेंशन टेबल इट इज एविडेंट, इट इज प्रूव दैट O blood group can donated to person with any other blood group. Hence,
O group individual are called universal donor. तो O ब्लड ग्रुप वाला पर्सन सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है, इसकी वजह से इसे बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर। वैसे ही टेबल के ऊपर से दूसरा भी एक कंक्लूजन निकलता कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन है, पर्सन विथ ए बी ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन विथ ए बी एज वेल एज अदर ग्रुप लाइक ए बी एंड ओ। तो सभी से अगर ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है, देयरफॉर सच पर्सन इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट या तो यूनिवर्सल रिसीवर। सो ए बी के लिए नाम दिया जाता है, ब्लड सभी का वो रिसीव कर सकता है, इसलिए उसे बोल सकते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, और वी कैन से दैट यूनिवर्सल रिसीवर। सो ये हो जाता है एबीओ ब्लड ग्रुप। ओके, सेकेंड ग्रुपिंग है आरएच ग्रुपिंग। नाउ ये ग्रुपिंग भी किसके बेसिस पे, एंटीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के हिसाब से ही दिया गया है। सो अनदर एंटीजन इज नोन एज अ आरएच एंटीजन विच आर सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रिसस मंकी। अब सबसे पहले ये एंटीजन रिसस मंकी के अंदर देखा गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा है RH। सो रिसस मंकी के अंदर ये RH एंटीजन प्रेजेंट था। लेटर ऑन इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ RBC ऑफ मेजोरिटी ऑफ द ह्यूमंस। नियरली 80% ऑफ द ह्यूमंस के RBC की सरफेस के ऊपर ये RH एंटीजन देखा गया। तो जो इंडिविजुअल्स के RBC की सरफेस के ऊपर ये RH एंटीजन था, उसे नाम दिया RH पॉजिटिव, या तो उसे आप बोल सकते हो RH प्लस VE, मतलब RH पॉजिटिव। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड 80% के RBC की सरफेस के ऊपर ये RH एंटीजन होता है, एंड दोज इन whom दिस एंटीजन इज एब्सेंट आर कॉल्ड एज अ RH नेगेटिव। जैसे आप लोग RH माइनस VE के नाम से जान सकते हो, वैसे नंबर ऑफ पर्सन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड खाली कितने होते हैं, 20%। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि भाई A के दो पॉसिबिलिटी होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, B की भी दो पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव, AB के लिए भी दो पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव, और O के लिए भी दो पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव। पर आप A पॉजिटिव की बात करो तो 80% होगा, और A नेगेटिव की बात करो तो लगभग 20% होगा। तो सभी के अंदर ये सिचुएशन आप लोगों को ऑलवेज कंसिडर करनी है। नाउ RH नेगेटिव वाला पर्सन जो होता है, फिर चाहे वो O हो, A हो, B हो या AB हो, अगर ये RH नेगेटिव वाला पर्सन इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड will form specific antibodies against the RH antigen। अब हमारी बॉडी को एक ही बात सिखाई गई है, RH नेगेटिव वाला पर्सन और उसके कांटेक्ट में कौन सा ब्लड आ जाता है, RH पॉजिटिव। तो हमारी बॉडी को एक ही बात सिखाई गई है कि भाई ये तो एंटीजन है, जैसे ही कोई फॉरेन एंटीजन आपकी बॉडी की कांटेक्ट में आता है, कंपलसरी आपको उसके अगेंस्ट में क्या बना लेना है, एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी का काम है ये RH पॉजिटिव एंटीजन को क्या करना, डिस्ट्रॉय करना। सो देयरफॉर RH ग्रुप शुड आल्सो बी मैच बिफोर ट्रांसफ्यूजन। ABO ग्रुपिंग तो करना ही करना है, बट ट्रांसफ्यूजन से पहले आपको ये RH ग्रुपिंग वाला भी पॉइंट ध्यान में रखना है, उससे पहले आपको ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं करना है। ओके, अब RH ग्रुपिंग से रिलेटेड एक स्पेशल केस है जिसे बोला जाता है RH इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब मिसमैचिंग। RH का मिसमैचिंग होने वाला एक स्पेशल केस हैज बीन ऑब्जर्व्ड बिटवीन दी, ध्यान से देखना, RH नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर विथ RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस। तो मदर कैसी है, RH
नेगेटिव, और उसके अंदर जो बेबी ग्रो हो रहा है वो कैसा है, RH पॉजिटिव। अब कुल मिला जुला के बात ये है कि मदर और बेबी आपको पता है किससे ज्वाइंट होते हैं, अम्बिलिकल कोड, और ये अम्बिलिकल कोड के साथ एक प्लासेंटा नाम का टिश्यू होगा जो दोनों के बीच में ऑक्सीजन, फूड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को एक्सचेंज करता रहता है। तो ये प्लासेंटा के थ्रू मदर और बेबी का ब्लड कभी भी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी नहीं आता। तो वही स्टेटमेंट है कि RH एंटीजन ऑफ फिटस, मतलब बेबी के जो RH एंटीजन है डू नॉट गेट एक्सपोज्ड टू RH नेगेटिव ब्लड of the mother in the first pregnancy as the two bloods are well separated by placenta। तो ये मैं बात कर रहा हूं आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी की, कि फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में प्लासेंटा दोनों के ब्लड को एक दूसरे से सेपरेट रखता है। However, during the delivery of first child, जब फर्स्ट चाइल्ड का 9 मंथ के बाद डिलीवरी हो रहा है, so there is a possibility of exposure of maternal blood to small amount of the RH positive blood from the fetus। क्योंकि उस टाइम पे हमें क्या करना होता है, डिलीवरी के टाइम पे ये अम्बिलिकल कोड को तोड़ना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। तो ये ब्रेकिंग के टाइम पे ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों का, या तो बेबी का जो ब्लड है वो थोड़ा सा किसके साथ मिक्स होने के चांसेस है, मदर के ब्लड के साथ। चलो मदर के ब्लड के साथ थोड़ा सा बेबी का ब्लड मिक्स हो गया तो प्रॉब्लम क्या होगी, अब मदर की बॉडी के अंदर क्या आ गया है, RH पॉजिटिव एंटीजन। कहां से आए हैं, बेबी की बॉडी से। अब मदर की बॉडी के अंदर जो RH पॉजिटिव एंटीजन आया है तो मदर की बॉडी उसके अगेंस्ट में क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। सो एंटीबॉडी अब मदर की बॉडी में बन चुका है, किसके अगेंस्ट में, RH एंटीजन के अगेंस्ट में, इन हर ब्लड। तो उस टाइम पे तो क्या होगा, ये RH एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। कौन डिस्ट्रॉय कर देता है, ये एंटीबॉडी। बट प्रॉब्लम ये है मदर की बॉडी के अंदर ये एंटीबॉडी अभी भी पड़ा है। चलो समझ लो, मदर दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी RH एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ fetus RH पॉजिटिव एंड डिस्ट्रॉय द fetal RBC। अब आपको मैं दूसरी कंडीशन दिखा देता हूं कि भाई दोबारा जब वो प्रेग्नेंट होती है तो सेम सिचुएशन है यही कि मदर RH नेगेटिव है और बेबी RH पॉजिटिव है। तो मदर की बॉडी से थोड़ी बहुत एंटीबॉडी प्लासेंटा को क्रॉस करके बेबी की बॉडी के पास आ जाती है, और बेबी की बॉडी के RBC की सरफेस के ऊपर जो भी एंटीजन होता है वो एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो अल्टीमेटली RBC जो है फिटस का वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो दिस कुड बी अ फैटल, बहुत ही डेडली है टू द फिटस, और कुड कोज अ सीवियर एनीमिया। हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, जॉन्डिस हो सकता है बेबी को, लीवर की डिजीज भी होने के चांसेस है। सो अब आपको मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है, मदर कैसी है, RH नेगेटिव, उसके अंदर बेबी जो ग्रो हो रहा है वो RH पॉजिटिव है। नो प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो ये दिख रहा है RH पॉजिटिव बेबी, RH नेगेटिव मदर। ब्लड मिक्सिंग ड्यूरिंग बर्थ, बर्थ के टाइम पे ब्लड मिक्स हो गया। तो अब क्या होगा, तो RH नेगेटिव मदर के अंदर RH एंटीजन गया, और वो RH एंटीजन जाने की वजह से मदर की बॉडी में क्या बन गया, इम्यून सेल, जिसको बोला जाता है एंटीबॉडी। चलो तो पहला जो बेबी होगा वो हेल्दी होगा, पर लेटर प्रेगनेंसी सेकेंड टाइम पे अगर यही सिचुएशन आई तो सेकेंड टाइम पे आपको पहले से ही पता है मदर की बॉडी में क्या पड़ा हुआ है, एंटीबॉडी, जिसका एक ही काम है, किसको मारना, RH पॉजिटिव एंटीजन को।
तो मदर तो RH नेगेटिव ही है, बेबी RH पॉजिटिव। इम्यून सेल अटैक द RH पॉजिटिव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो ब्लड सेल्स रप्चर होंगे फिटस के अंदर और RH डिजीज होगा न्यूबॉर्न को। सो ये था RH इनकम्पेटिबिलिटी से रिलेटेड केस। तो ये डिजीज को बोला जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस, या तो हम लोग उसे बोल सकते हैं हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि सर ये डिजीज को अगर होने से रोकना हो देन उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग इंजेक्शन विथ anti-RH antibody to the mother immediately after the delivery of first child। अगर ऐसा कंडीशन हो कि मदर RH नेगेटिव है और बेबी RH पॉजिटिव है, तो इमीडिएटली डिलीवरी होने के बाद, और वो भी फर्स्ट चाइल्ड की, हमें ऐसा केमिकल बॉडी के अंदर इंड्यूस करना है जो RH एंटीबॉडी को जा करके डिस्ट्रॉय कर दे और खुद भी पावर खत्म होने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये डिजीज को हम लोग होने से रोक सकते हैं। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द ABO एंड RH ब्लड ग्रुपिंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।